गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आज ये जो चैप्टर थे लेसन 4 आपके चैप्टर 4 जो थे भूगोल के वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज कंप्लीट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो आज ये लास्ट क्लास होने वाली है इसकी। इसके बाद हम लोग का प्लानिंग है वन और वन्य जीव करें इसके बाद के चैप्टर में। उसके बाद खनिज करेंगे, उसके बाद ही खनिज करेंगे। अच्छा देखते हैं, पहले इसे तो कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके 3 पार्ट में ना कंप्लीट हुए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट होंगे मेरे ख्याल से। तो तीसरी पार्ट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे ना वो स्टार्ट करने वाले कुछ सीढ़ी नुमा खेती जो बच गए थे, है ना। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग सीढ़ी नुमा खेती या कृषि। ये क्या होते हैं तो समझिए इसे। ये आपके पर्वत पहाड़ है ना, ये इस पे क्या होते हैं, इसके जो थोड़े कम ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जहां थोड़ा सा कम ढलान होती है ना, है ना, वहां पे क्या करते हैं कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा क्या किए जाते हैं, तो सीढ़ी के जैसे ऐसे खेत बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे सीढ़ी के जैसे खेत होते हैं, है ना। और यहाँ पे बुआई होते हैं, यहाँ पे बुआई, यहाँ पे बुआई, यहाँ पे बुआई। तो क्या करते हैं पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ के जो मानव होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं, वो क्या करते हैं तो अपनी खेत की आकार को या अपनी खेत के जो शैली होते हैं ना वो सीढ़ी के नुमा बनाती है। वहाँ खेती किस प्रकार की जाती है, सीढ़ी के तरह अपनी खेत की स्थलाकृति को बनाती है और इस प्रकार से खेती करते हैं। इसी खेती को स्थल नुमा खेती कहते हैं। क्लियर है आप लोग का। अब इस खेती में आप देखिए तो एक रेखा की तरह ये खेती है कि हाँ इधर से कोई रेखा आ रही है, इधर से कोई रेखा, इधर से कोई रेखा आ रही है, तो एक रेखा की तरह मान लीजिए ऐसे हैं, तो ऐसे एक रेखा की तरह ये खेती देखने को मिलती है। इसलिए इसे कई इलाकाओं में, है ना, कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में इसे रेखीय कृषि या समुच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं। ठीक ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्च रेखीय या रेखीय कृषि। क्लियर हो गया आपके। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, ढलान का सही उपयोग करने के लिए या ढलान पे कृषि करने के लिए वो ढलान को सीढ़ी की तरह बनाते हैं, है ना। अपनी खेत के जो स्थल आकृति होते हैं उससे क्या करते हैं वो लोग सीढ़ी नुमा बनाते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि होते हैं उसे सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। तो ये एक प्रकार की रेखा की तरह भी रहते हैं, इसलिए इसे समुच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये कृषि मुख्यतः आपके कहाँ पर्वतीय इलाका, पहाड़ी इलाकों में प्रसिद्ध होते हैं जहाँ पे अधिक ढलान होते हैं, है ना। क्लियर है। तो एक ये कृषि बच गए थे। कुछ बच्चे मुझे पूछे थे सर सीढ़ी नुमा सब, तो मैंने बतलाया था आएंगे ना। चलो, तो ये हैं आपके सीढ़ी नुमा कृषि। हेडिंग दे सकते हैं आप, सीढ़ी नुमा कृषि हेडिंग दे सकते हैं, सीधी नुमा कृषि। बिल्कुल लिखिएगा, परिवर्त सीधी नुमा कृषि में लिखें। दे दिए, हेडिंग दे दिए ना, हाँ हेडिंग दे दिए तो उसमें लिखिएगा सीधी नुमा खेती में लिखना है। लिखिएगा यह कृषि मुख्यतः अधिक ढलान या पर्वतीय क्षेत्र में होती है। अधिक ढलान या पर्वतीय क्षेत्र में होती है। पर्वतीय क्षेत्र में होती है जहां किसान मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, उसे
सीढ़ी के आकार में ढाल देते हैं, सीढ़ी के आकार में ढाल देते हैं, इसे सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं, इसे ही सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं, इसे ही सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार के कृषि को समुच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं, इस प्रकार के कृषि को समुच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं, इस प्रकार के कृषि को समुच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं। हो गए। अब पूछे जाएंगे कहाँ होंगे ये कृषि, तो जहाँ जहाँ पर्वत है ना, कहाँ, उत्तराखंड में होंगे, बिल्कुल होंगे, आपके मध्य प्रदेश में भी जहाँ पर्वत है वहाँ होंगे, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में भी होंगे, आपके असम, मिजोरम, सिक्किम, इस सब के क्षेत्र में ये होंगे। इसमें चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, दलहन, ये सभी इस प्रकार की कृषि में होती है, कोई ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं होते। पश्चिमी घाट में भी होती है। बहुत अच्छा, चलिए हो गए। कल चाय कॉफ़ी पे मैंने बात तो की थी ना कि रोपण फसल होते हैं, चाय या कॉफ़ी के जो होते हैं ना बच्चे, वहाँ पे जल उनके जड़ों में नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो ढलान पे की जाते हैं इस प्रकार के। और उसे आर्द्र, मेरे कहने से, कहने का मतलब वहाँ ज़्यादा, क्या लिख रहे हो, चाय कॉफ़ी, क्वेश्चन क्या है आपका, चाय कॉफ़ी की आदर्श दशा बतलाइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी, देखिए आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, रोपण फसल में, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं आपके कि 5, 2, 4 रोपण फसल के नाम बतलाए, बागवानी फसल के नाम बताए, ऐसे आ जाते हैं। ये क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं ना, फिर क्यों रुकना है इस पर। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे खादान, कल खदान फसल बात किए थे, तो आज अखाद्य फसल पे बात करेंगे या अखाद्यान फसल पे बात करेंगे, है ना। रेशेदार फसल पे भी आज बात करेंगे, कल मैंने रेशेदार फसल नहीं बतलाया था आप लोग को, है ना, तो रेशेदार फसल पे भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं, तो आपकी पहले रेशेदार फसल की ही बात कर लूँ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, रेशेदार फसल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, हेडिंग दे दीजिए फिर, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल, तो भारत में प्रमुख 4 रेशेदार फसल होती है ना। तो भारत में अगर बात करें तो प्रमुख 4 फसल है रेशेदार, वो 4 प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, जूट, कपास, हाँ हाँ आगे तो बोलिए, जूट कपास, 2 तो मैं भी समझ रहा हूँ, आगे बोलिए, जूट, कपास, रेशम। चलिए रेशम भी ठीक है आपका, जूट, कपाट, ठीक है आपका सही, जूट है, कपास है, रेशम है। रेशम में भी 2 ना, एक प्राकृतिक और एक मानव, और अच्छा कोई बात नहीं, प्राकृतिक रेशम लेना, यहीं पे प्राकृतिक रेशम ही बात कर रहा हूँ। कौन कौन से, जूट, कपास, सन और रेशम, ये 3 जो है ना, ये पौधे से मिल जाते हैं, जबकि ये रेशम है ना, इसके लिए क्या होते हैं, रेशम कीट होते हैं। गुड, रेशम कीट होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए,
तो रेशेदार फसल प्रमुख 4 रेशेदार फसल होते हैं, जूट, कपास, सन और रेशम, जिसमें से जूट, कपास और सन आपके पौधे से प्राप्त हो जाते हैं। वहीं पे आपके रेशम के लिए रेशम कीट, रेशम के लिए रेशम कीट, क्लियर है। जूट, कपास, सन, रेशम के लिए रेशम कीट, क्लियर है आपके। चलिए, तो रेशेदार फसल कितने होते हैं भारत में? प्रमुख 4 रेशेदार फसल है, जूट, कपास, सन और रेशम। जूट, कपास और सन पौधे से मिल जाते हैं, जबकि रेशम आपके रेशम कीट से मिलते हैं। क्लियर है आपके। हाँ, एक एक करके बात कर लेता हूँ आज सभी पे। बाद में जूट, कपास पे विशेष बात करनी है, रेशम के लिए रेशम कीट मैंने बताया, सन पे ज्यादा बात नहीं करना है, भारत में उतने भी ज्यादा नहीं होते हैं ये। चलिए, और जूट में बच्चे बिहार भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पश्चिम बंगाल सब अच्छे हैं। और कपास के लिए आप महाराष्ट्र एरिया में, जब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ये एरिया कपास के लिए ज्यादा है, जहाँ काली मिट्टी है, मैंने बताया था काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। ओके, चलिए लिख लीजिए। तो इसे क्या लिखने, रेशेदार फसल हेडिंग दिए थे तो लिखिए, भारत में प्रमुख चार रेशेदार फसल होती है। भारत में प्रमुख 4 रेशेदार फसल होती है। रेशेदार फसल होती है, उसी में लिखिएगा जूट, कपास, सन एवं रेशम या रेशा। जूट, कपास, सन एवं रेशम, रेशम या रेशा लिखिए, कोई बात नहीं है। प्राकृतिक रेशम लिखिए या प्राकृतिक रेशा लिखिए, अच्छी बात है। जूट, कपास, सन एवं रेशम, इसमें से जूट, कपास, सन पौधे से प्राप्त हो जाते हैं। इसमें से जूट, कपास, सन पौधे से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि रेशम रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। जबकि रेशम रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। जबकि रेशम रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। क्लियर है। जूट के लिए मैं प्रमुख राज्य देखूं तो कौन कौन से हैं? बिहार है, बिल्कुल। अच्छा, जूट की मैं पहले परिस्थिति बतला दो, किस क्षेत्र में ये होते हैं ना। मैं इसे मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं ना। तो आपके ये जूट है ना, इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए ना बाढ़ वाले क्षेत्र चाहिए, जहाँ पे बाढ़ आती है, जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी नहीं चलेंगे, लेकिन जहाँ बाढ़ आते हैं, कहने का मतलब अधिक ये जल इसे चाहिए, है ना। ऐसे समझिए, जूट को क्या चाहिए? अधिक जल चाहिए, ठीक ना, बिल्कुल ठीक। तो ये कैसे बाढ़ वाले क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बाढ़ क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और बाढ़ क्षेत्र में तो कौन सी मिट्टी में होंगे ये? जलोढ़ मिट्टी में, गुड। बाढ़ क्षेत्र में है तो इसमें क्या होंगे? जलोढ़ मिट्टी में ये ज़्यादातर होंगे, है ना। अगर आपके क्षेत्र देखा जाए तो क्या क्या होंगे आपके? बिहार होंगे, बिल्कुल होंगे। पश्चिम बंगाल होंगे, बिल्कुल। उड़ीसा में इसे ईटीसी कर रहा हूँ, इत्यादि कर रहा हूँ, क्लियर है। कपास में देखें तो कपास को क्या चाहिए बच्चे? तो अधिक गर्मी चाहिए, है ना। कपास को अधिक गर्मी भी चाहिए और अधिक सिंचाई भी चाहिए, ये भी समझिए। कहा जाता है कि कपास जो है ना, और इसकी जो खेती होते हैं ना, जुए की तरह होती है, लग गया तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो आपके पूरे नाश कर देंगे, नष्ट ही कर देंगे पूरी तरह से, बिल्कुल। इसी कारण महाराष्ट्र के किसान आप सुनते होंगे कि कई बार गन्ना और कपास के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, बिल्कुल। देखिए, इसकी जो नई वैरायटी जो आई थी ना, बीटी कॉटन, बीटी कपास, अब देखिए जो नई जो हाइल्ड जो बीज सब आती है ना, सीड सब जो आती है, उसमें अधिक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है ना, अधिक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये 100% उसमें सिंचाई चाहिए, कम सिंचाई हो तो नहीं हो पाते हैं। और इसमें बीटी कॉटन में प्रॉब्लम भी है ना, टिड्डा दल सब जो आते हैं, कई प्रकार के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसे खा लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम है इसकी। सोल्यूशन पे सरकार ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए, इसके लिए तो आपकी काली मिट्टी होती है, ये एक प्रकार की जुए की तरह होती है मेरे ख्याल से। तो महाराष्ट्र के किसान एक प्रकार से जुए ही करते हैं कपास की जब खेती होती है तो।
बीटी कपास आपके 100% सिंचाई चाहिए, उसमें काली मृदा इसके लिए होनी चाहिए कपास के लिए। इसके लिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्षेत्र में बतला दूँ, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटक के भी क्षेत्र होते हैं, आते हैं बिल्कुल। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना ले लूँ, आंध्र प्रदेश ले रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में भी इसके हैं वर्चस्व है ना, ईटीसी इसमें भी कर दे रहा हूँ। और रेशम कीट से प्राप्त होते हैं आपके, इसकी आपकी रेशम की पालन होती है, कीट की जो रेशम कीट है ना उसकी पालन किए जाते हैं। फिर होते हैं सन, एक प्रकार के रेशे होते हैं, आप लोग कहीं देखे होंगे तो मेरे ख्याल से, या ऐसे देखिए ना, इन दोनों से हट के थोड़े से होते हैं। चलिए सन, इस वजह से सन की खेती होती है मेरे यहाँ पे, ऐसे कुछ लिखे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे कुछ है, तो 2 है, इसकी मैं कुछ क्षेत्र बतला रहा हूँ जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ तक लिखे थे, जो इन्फॉर्मेशन उनसे आगे लिखिएगा। पहला पॉइंट करके लिखे, 2 पॉइंट में मैं लिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होंगे, 2 पॉइंट में लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट में लिखिएगा जूट, लिखिएगा जूट मुख्य रूप से बाढ़ रहित क्षेत्र में होते हैं, जूट मुख्य रूप से बाढ़ रहित क्षेत्र में होते हैं, मुख्य रूप से बाढ़ रहित क्षेत्र में होते हैं, बाढ़ रहित क्षेत्र में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। और जैसे में लिख लीजिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ईटीसी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ईटीसी। लिख लिया आप लोग? लिख लिया। जूट को ही सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो सुनहरा या सुनहरे रेशा भी कहा जाता है जूट को ही। तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। हो गया? कपास लिखे, कपास लिखे, चलिए कपास लिख लीजिए, फिर कपास लिख लीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, कपास लिखिएगा, यह मुख्य रूप से काली मृदा वाले क्षेत्र में होते हैं। कपास में लिखिएगा, यह मुख्य रूप से काली मृदा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक, इसमें भी लिख लीजिए, जैसे में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा आप क्या क्या होने वाले, बिल्कुल हरियाणा में भी बच्चे, देखो हरियाणा उससे भौगोलिक रूप से उपयुक्त नहीं है, लेकिन वहाँ पे बनाए गए हैं उस तरह की परिस्थिति, फिर जाके कपास उत्पादन किए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ईटीसी कर दीजिए, हो गया ना, इतने से आपको याद रखने होंगे। रेशम, रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, कोकून बनते हैं, फिर उनसे प्राप्त होते हैं। क्लियर है? क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? और कुछ इसमें ऐसे कुछ नहीं है। इसका उपयोग, हाँ तो इसे जूट से आप बोरे बनाते हैं, बोरे तो बनते हैं ना, बिल्कुल, ब्रश बनते हैं, कपास से भी बहुत सारी चीज़ बनते हैं, रेशा बहुत सारे बनते हैं कपास से। हो गया। और एक है रबर, है रबर बतला देता हूँ, है ना, ठीक है, चाय कॉफ़ी भी बतला देता हूँ, रबर पहले बतला देता हूँ, इसके बाद चाय कॉफ़ी बतला देता हूँ। हो गया। रबर की क्या है, कैसी स्थिति होनी चाहिए जी? रबर की कैसी स्थिति होनी चाहिए, ये मुझे बताइए, गर्म क्षेत्र में होंगे या ठंडे क्षेत्र में?
रबर अगर होंगे तो किस क्षेत्र में, बिल्कुल अच्छे, गर्म क्षेत्र में। तो भूगोल में गर्म के लिए उष्ण शब्द का उपयोग करते हैं हम लोग। तो उष्ण क्षेत्र का ये फसल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ये फसल है। इसमें आपको अधिक धूप चाहिए, तो मैं 27 डिग्री से ऊपर लिख दूं। टेम्परेचर आपको, ताप इतना होनी चाहिए इसकी ऊपर ही, मैं ये बोलूँ 30 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए टेम्परेचर, ऐसा समझ लीजिए। वर्षा वर्षा चाहिए इसे 100-200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। रबर को वर्षा अधिक चाहिए, 200 सेंटीमीटर, 100-200 सेंटीमीटर रबर को वर्षा चाहिए बच्चे, है ना। बिल्कुल चाहिए, बहुत अधिक वर्षा इसमें चाहिए। तो मैं ये 100-200 सेंटीमीटर से भी अधिक चाहिए, 200 सेंटीमीटर लिख दो, 200 सेंटीमीटर इसे वर्षा चाहिए, है ना। भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु इसके लिए उपयुक्त जगह है, और तमिलनाडु के बाद मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार व निकोबार, हाँ उपयुक्त जगहों में से ही है। रबर के बारे में इतना लिख सकते हैं आप, उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य रेखीय जो फसल में बोलूँ तो ये भी होंगे, भूमध्य रेखीय फसल। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर आपके 27 डिग्री से भी ऊपर। बुक में कितने दिए हैं, 25 डिग्री, कोई बात नहीं लिखिए। तो 4 पॉइंट मैंने बताया ना इसके लिए, 4-5 पॉइंट रबर के लिए इतना, है ना। कैसी मिट्टी चाहिए रबर के लिए, बच्चे मैंने बतला दिया। स्थिति कैसी होनी चाहिए, स्थिति कैसी होनी चाहिए, रबर कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, जिसका है सर रबर। चाय कॉफी बतला दूं, है ना, इसी में बतला दूं, लिख लिए, इसमें ही बतला दूं चाय कॉफी। चाय मुख्यतः बच्चे ठंडे इलाके के भी है फसल, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर ठंडे है। उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना वो शुष्क चाहिए, कहने का मतलब ठंड से सीट वाले टेम्परेचर में होनी चाहिए। बहुत है, 20 सेंटीमीटर से कम भी, 20 डिग्री से कम भी रहे और चाय के लिए तो काफ़ी है। ठंडे प्रदेश में चाय होते हैं ज़्यादातर, लिख लेना, हाँ या ना बोलिए ना, लिख लिए हैं। चलिए मैं चाय का भी इधर कर देता हूँ, है ना हो गया। चाय कॉफी एक साथ ही कर दूँ, दोनों के लिए एक ही जैसी चाहिए दशा, कोई ऐसी नहीं है। चलिए चाय कॉफी कर देता हूँ। अरे खत्म ही हो चुके हैं, 1-2 टॉपिक बाकी है मात्र, हो गया आपके, ये तो कंप्लीट कर दीजिए, ये होने दीजिए कंप्लीट। बिल्कुल, चाय कॉफी बतला दे रहा हूँ ना, चाय कॉफी। हाँ ये पत्ती से प्राप्त होते हैं, चाहे जो हम लोग यूज करते हैं। कॉफी आपके बीज होते हैं बच्चे, बीज होते हैं, है ना, बीज होते हैं। आपके टेंथ में नई डिटेल करने हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं ज़्यादा इसमें जाने वाला। कॉफ़ी के सर कॉफ़ी के वैरायटी बतला दीजिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें उतना नहीं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, लेकिन नीड नहीं है ना, बोर्ड के लिए उतनी नीड नहीं है उसकी ना, आप समझिए ना, क्यों लेंडी करने से, आप नोट भी लेंडी कीजिएगा। देखिए पास या टॉपर वही होते हो जिसे पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या क्या नहीं पढ़ना है वो पता होनी चाहिए उसे, है ना। आप ज़बरदस्ती घुस रहे हैं उसमें, गलत है। फिर आप देखिए, जितने भी मैंने पढ़ा रहा हूँ ना उसके लगभग में 1-1.5 बुक या बहुत बहुत कुछ है उसके विषय में, है ना, उतने में आप जाइएगा तो डूब जाइएगा ना। अब आपको तैरना है पानी में, तो अंदर घुस के देखना, कहने का मतलब पूरे अंदर घुसे फिर देखे फिर ऊपर आके तैरे, ये ना तैर के ही करिए ना, आपको पार ही तो करने हैं नदी ना।
फिर रिसर्च में जाइए। आपकी इतनी ही इच्छा है आप लोग की, तो चलिए चाय के लिए कैसी दशा चाहिए बच्चे, तो शीत दशा चाहिए, प्लस उष्ण भी चाहिए, तो उपोष्ण दशा चाहिए। शीत प्लस उष्ण दोनों प्रकार की दशा चाहिए। शीत प्लस उपोष्ण रहे तो भी बेहतर है, प्लस शीतोष्ण रहे तो भी बेहतर है चाय कॉफी के लिए। इसके लिए जो भूमि होनी चाहिए ना, ढाल भूमि होनी चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए इसकी जड़ों में, इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, ऐसी बात है। लेकिन पानी चाहिए इनको, है ना, इन्हें पानी चाहिए, बहुत अधिक, बिल्कुल चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में चाहिए पानी। आपके 100 सेंटीमीटर के आसपास इसे पानी चाहिए, है ना। टेम्परेचर थोड़ा कम भी रहें, 20 से नीचे भी रहें, जो 20 डिग्री कुछ बच्चे लिखते थे इससे नीचे भी रहें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ढाल भूमि होनी चाहिए। उपयोग जानते हैं आप लोग चाय कॉफी का, कोई ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार के बीज होती हैं, ये तो पौधे या पत्ती होते हैं। सर हाथी, नहीं नहीं नहीं, जो लिख रहे हैं आप वो हाथी के गोबर, ऐसा कुछ नहीं है कॉफी के विषय में, गलत, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, ढाल भूमि होनी चाहिए, कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्र में ये सब ज़्यादा होते हैं, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में। देखे होंगे आप, दार्जिलिंग की चाय बड़ी ही प्रसिद्ध है हमारे इधर, है ना। भारत में तो दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा, असम, दार्जिलिंग, ये सब। हाँ, क्षेत्र, मैं क्षेत्र बतलाता रहा, इसमें क्षेत्र में क्या क्या आएंगे, सिक्किम आएंगे, पश्चिम बंगाल आएंगे, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, सिक्किम, दार्जिलिंग, बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल भी आएंगे। दार्जिलिंग आप बोलिए या पश्चिम बंगाल में, इधर लिख देता हूँ, आप दार्जिलिंग भी लिख सकते हैं। असम, असम की भी चाय प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर राज्य के भी चाय सब आते हैं, और दक्षिण भारत में भी चाय की खेती होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ प्रमुख राज्य मैंने बतला दिए। दार्जिलिंग बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने बोल तो रहा हूँ ना दार्जिलिंग। क्लियर करें इसे, छोटे से टॉपिक आप बाकी है, मत फंसिए इसमें, कीजिए आगे कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की क्लास अब होगी, 10 से 15 मिनट। कुछ चीज़ें उससे जो डिस्कस करने में समय लग जाते हैं, बाकी तो सारे चंगे है ना। चलिए, चंगे, हाँ सारे ही चंगे हैं सारे, बिल्कुल चंगे हैं। चलिए, क्या करते हैं हम लोग, तो भारतीय कृषि की कुछ विशेषता देखते हैं, फिर कुछ चुनौती देखते हैं, है ना। सरकार के भी पहल हम लोग देखेंगे इसमें ही, इसी में इंक्लूड रहेंगे गवर्नमेंट के जो स्कीम सब हैं। ओके, चलिए हम लोग करते हैं, तो भारतीय कृषि की, है ना, कुछ विशेषता देखते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता, है ना, क्या क्या भारतीय कृषि की विशेषताएं, बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं, जिनका ऐसा पूछे जाते हैं क्या, बिल्कुल पूछे जाते हैं, ऐसे ही कहें, नहीं पूछे तो आपकी विशेषता आपको पता नहीं होनी चाहिए। बतलाइए 5 विशेषता, चलिए चलिए, उतना नहीं, सोचने पे भी तो थोड़ा जोर दीजिए, सारे टीचर ही बतलाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, सोचने पे जोर दीजिए। एग्जाम पास वही कर सकता है जो अच्छे सोचने की क्षमता जिसमें तो हो। क्या लिखिएगा फिर उधर एग्जाम हॉल में, क्या लिखिएगा आप लोग, ये कौन से बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम की बैच चलती रही है, मेरे ख्याल से चल रही है, आप लोग को जानकारी नहीं हो तो चल रही है, वो बैच चल रही है। फ्रेंड है यूट्यूब पे, देखते हैं, नहीं पता, यूट्यूब पे नहीं चल रही है, यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस नहीं अपलोड की जाती है, यूट्यूब पे नहीं चल रही है आपकी।
इंग्लिश माध्यम की जो क्लास है, इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है वो चल रही है, रेगुलर चल रही है। बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड आप बोलिए, इंग्लिश माध्यम बोलिए, जो बोलिए, जो लिख रहे हैं कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम सर, एक बच्चे ने लिखा, बिल्कुल चल रही है ना। 5 पॉइंट दीजिए मुझे आप भारतीय कृषि की। बहुत अच्छे जो बच्चे लिख रहे हैं। तो भारत क्या बच्चे, भारत कृषि प्रधान देश है। पहला पॉइंट तो आपके पास होनी चाहिए, प्रधान देश है। यहाँ की बच्चे 60% से ऊपर जनसंख्या कृषि क्रियाकलापों से में जुड़ी है, कृषि क्रियाकलापों में जुड़ी है। बिल्कुल लिखते चलिए आप लोग, क्यों छोड़ेंगे। 60% से ऊपर 66% से ऊपर जो जनसंख्या है वो कृषि क्रियाकलापों में जुड़ी है। हाँ, हमारी जो है आजीविका का आधार है कृषि। कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आजीविका का आधार है, आजीविका का आधार है। विभिन्न प्रकार के बच्चे उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। विभिन्न प्रकारों के उद्योगों के कच्चे माल का स्रोत है, कच्चे माल का स्रोत है, बिल्कुल कच्चे माल का स्रोत है। बिल्कुल और भी लिख सकते हैं आप, लिखिए आप। हमारे कृषि जो है, भारतीय जो कृषि है किस पे आधारित है बच्चे, मौसम पे आधारित है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो कृषि है वो वर्षा आधारित कृषि है, वर्षा आधारित कृषि है। और हमारी जो कृषि है ना बच्चे, मैं एक चीज और आप लोग को डिनोट करवाना चाहूँ, है ना, कि हमारी जो कृषि है ना वो मुख्यतः खाद्यान्न आधारित है। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस खाद्यान्न जो फसल है ना उसका ही ज्यादातर उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन है, पर केंद्रित है, पर आधारित है, पर अधिक केंद्रित है। ये मेरे को अच्छे रहेंगे, अधिक केंद्रित है। तो हमारी जो कृषि है बच्चे ये खाद्यान्न फसलों पे अधिक केंद्रित है। खाद्यान्न फसल क्या होते हैं आपके, तो खाद्यान्न फसल आपके होते हैं, आपके गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, ये सब आपके खाद्यान्न फसल। गेहूं, चावल, कल तो मैंने बतलाया था खाद्यान्न फसल, चावल, मोटा अनाज, दलहन, तेलहन, मोटा अनाज, ये सब क्या होते हैं, हमारे खाद्यान्न फसल होती है, मुख्यतः इसी पे आश्रित है। हर बार अगर मैं 23-24 का डाटा देखो, 25-26 के तो नहीं अभी तक अपलोड किए गए होंगे, 24-25 का, 23-24 का देखो तो लगभग में भारत के कुल कृषि का 2/3 भाग है ना, 2/3 कहने के मतलब है बच्चे 66%, एप्रोक्स 66% खाद्यान्न फसलों पे ही निर्भर है ना। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, जीडीपी में इसका अगर देखा जाए योगदान, है ना, जीडीपी में इसका योगदान देखा जाए तो हमारे बहुत ही कम है इसका योगदान, ज़्यादा तो नहीं है ना। जीडीपी में हमारे क्या है बच्चे, काफ़ी कम है। ये चुनौती में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होंगे।
और जीडीपी में आपके मैं बात करूँ तो लगभग में 18% ही है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, लगभग में 18% जीडीपी में योगदान है कृषि का। तो वो आपके अर्थव्यवस्था वाले क्लास में और राष्ट्रीय आय जीडीपी सब जब पढ़ाए गए होंगे तो बतलाए होंगे ना ये सब। तो कुछ पॉइंट है आपके बोर्ड किधर चमक, इधर चमक रहे हैं क्या? ऐसी बात है क्या? मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए थोड़ी बहुत। यहाँ पे लाइट का जो इफेक्ट है ना वो हो रहे हैं, थोड़े से हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, बाकी तो आप लोग लिख सकते हैं नहीं। बिल्कुल, तो ये मैंने बतलाया था भारतीय कृषि की क्या है विशेषता है, भारतीय कृषि की विशेषता है। चुनौती की देखें हम लोग बात की, समस्या क्या है, चुनौती क्या है भारतीय कृषि की, समस्या चुनौती क्या है भारतीय कृषि का। चलिए हो गए होंगे आप लोग का। तो मैं इधर भारतीय कृषि के चुनौती या विशेषता की बात कर लेता हूं। आप लोग तब तक लिखिए, 5 पॉइंट आप लोग दीजिए मुझे, तब तक 5 पॉइंट आप लोग दे दीजिए, बाकी तो मैं इधर लिखा ही देता हूं। आप लोग बताइए 5 पॉइंट मुझे कि भारतीय जो कृषि है ना, भारतीय कृषि की चुनौती या समस्या, नौती या समस्या, क्या क्या चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर में, क्या क्या चैलेंज है, क्या लिख रहे हैं आप लोग? चलिए कुछ पॉइंट ठीक है, सारे ठीक नहीं लिखे। हाँ चलिए, अर्थशास्त्र में पढ़े हुए थे थोड़े बहुत हम। चलिए, श्रम बल अधिक है, उत्पादन कम है। चलिए आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़े हैं, अच्छी बात है, वहाँ पे बतलाए जाते हैं सब। चलिए, तो कृषि की क्या क्या चुनौती है, तो हमारी जो कृषि है वो क्या वर्षा पे आधारित है। तो कभी क्या होते हैं, वर्षा होती ही नहीं समय पे, तो कृषि की उत्पादकता घट जाती है उस समय। तो एक चैलेंज ये है, ठीक ना। तो असमान वर्षा भी एक चैलेंज है बच्चे। तो पहला तो हमारे क्या है, ये वर्षा आधारित कृषि है, वर्षा आधारित है, ये एक चैलेंज है। हमारी कृषि वर्षा आधारित कृषि है। देखो वर्षा तो आधारित है, अब देखो देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की भी अनिश्चितता है ना बच्चे। कहीं ज्यादा वर्षा होती है, कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं होती ही नहीं वर्षा। जैसे अगर मैं पूर्व उत्तर के राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब की बात करूँ तो यहाँ भर भर के बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहीं उसी के अपोजिट में बात करूँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र को ले लो, तो वहाँ पे वार्षिक वर्षा दर काफ़ी ही कम है ना। तो एक ही क्षेत्र में स्थानिक विविधता भी है हमारे देश में, कि तो मैं उसे कह सकता हूँ वर्षा का असमान वितरण, कि कहीं वर्षा अधिक है कहीं कम है ना। तो दूसरी हमारी समस्या क्या हो सकते हैं, वर्षा की असमान वितरण, वर्षा की असमान वितरण है। इसमें जैसे लिख सकते हैं आप, जैसे मेघालय में अत्यधिक वर्षा है ना, और वहीं राजस्थान में अत्यधिक कम वर्षा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए गुड। और तीसरा मुझे बताइए। सर वर्षा नहीं तो सिंचाई नलकूप का उपयोग कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन सभी जगह पे नलकूप भी तो आपके उपलब्ध नहीं है, या मैं ये बोलूँ कि विद्युत की वहाँ तक पहुँच नहीं है अभी तक। उसके लिए डीजल, पेट्रोल या विद्युत की तो आवश्यकता होगी ना नलकूपों को चलाने के लिए, बिल्कुल। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ये भी है। क्या लिख रहे हैं आप, उर्वरक लिख रहे हैं क्या? चलिए, और क्या चुनौती है, उर्वरक अत्यधिक दे देते हैं सर किस, हाँ यूरिया लिख रहे हैं। चलिए, उर्वरक आप क्या करते हैं, अत्यधिक दे देते हैं खेत में, ये भी एक प्रकार की चुनौती है। मिट्टी की गुणवत्ता भी एक प्रकार की चुनौती है। फसल चक्रण एक प्रकार की और समस्या है।
जैसे आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारी जो देश की मिट्टी है लगभग में सभी में क्या होते हैं, नाइट्रोजन की कमी है। और दलहन के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, भूमि में, मिट्टी में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, है ना, स्थापित करते हैं। लेकिन क्या होते हैं बच्चे कि हम लोग दलहन का नहीं करते हैं, दलहन का बीच बीच में नहीं किए, तो उस समय थोड़ी सी असमानता आ जाती है। तो फसल चक्रण भी एक समस्या है, फसल चक्रण भी एक समस्या है ना, आप लिख सकते हैं फसल चक्रण भी एक समस्या है। सिंचाई की सभी जगह व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल। तो विद्युत सिंचाई की अत्यधिक अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये भी ठीक है। छोटे किसान भी एक समस्या है कि हमारे देश के अधिकतम किसान क्या है, सीमित किसान है, सीमित किसान है, सीमित किसान। देश के अधिकांश किसान क्या है बच्चे, सीमित है, अधिकांश क्या है, सीमित किसान है हमारे पास, है ना। तो सीमित किसान है तो इसके पास पूंजी की क्या है बच्चे, इस किसानों के पास पूंजी की क्या होता है, अभाव होती है, पूंजी का अभाव होता है ना। ये रिस्क नहीं ले सकते, है ना, ये रिस्क नहीं ले सकते, ये जो किसान होते हैं छोटे किसान, ये रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते, पूंजी का अभाव होते हैं, निवेश कम करते हैं, ये सब निवेश कर ही नहीं सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, निवेश बिल्कुल कम होता है इन क्षेत्रों में, है ना। जो रिस्क ले लिए, जैसे पंजाब हरियाणा के किसान बड़े मात्रा में रिस्क ले लेते हैं, वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा धनी भी हैं, है ना, तो पूंजी का वहाँ पे भरपूर मात्रा में। कृषि भूमि का छोटा होना, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। तो मैं ये बोलूँ, जोट का आकार, कृषि भूमि के जो होते हैं ना उसे जोट कहा जाता है। तो जोट का आकार क्या है बच्चे, छोटे हैं, आकार का छोटा होना, जोट आकार का क्या, छोटा, जोट आकार क्या लिख रहे, चलो कुछ बच्चे नवयुवक सबका क्या, नवयुवक का अन्य राज्यों में पलायन, पलायन भी एक समस्या है कि आप नए जो युवक हैं वो कृषि क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक थोड़ी सी समस्या है ना। मशीनीकरण का अभाव, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग कि मशीन का इधर अभाव है, मशीनीकरण का अभाव, पूंजी ही नहीं है ना ज्यादातर, तो मशीनीकरण करेंगे क्या। अच्छे उर्वरक, जो उर्वरक कंपनी सब होती है बच्चे, उनके उर्वरक देखिएगा, एक बार आप ले लिए तो उस साल तो अच्छी फसल होती है, लेकिन दूसरे बार वही उर्वरक में बोलता हूँ, वही बीज से अच्छी फसल नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये भी, हाँ, उर्वरक की भी आप लोग मन चाहे उर्वरक यहाँ पे डाल देते, वो भी एक प्रकार की समस्या है, वो भी एक प्रकार की हमारे देश की समस्या है। कृषि क्षेत्र की तरफ सरकार का कम ध्यान, और देखो ऐसा कहना सही भी होंगे नहीं भी वर्तमान की सरकार वैसे भी किसानों की आय डबल करने की बात करती रहती है, नहीं हुए वो बाद की बात है सर हुए नहीं, तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि हो गया, नहीं हुए वो अलग बात है ना, नहीं हुए वो अलग बात है, बात तो करती है ना, बात तो करती है ना सरकार, नहीं हुए वो अलग बात है। हाँ, कृषि स्कीम सब कुछ है ना, उससे परिचित ही नहीं, किसान परिचित है ही नहीं, कृषि जो स्कीम सब जो आती है उससे परिचित भी नहीं है, और नाम सभी ऐसे ऐसे रखते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं लगते रहते हैं कि कृषि का है, या उसका फुल फॉर्म इतने बड़े लंबे चौड़े करके रखते हैं, पता नहीं। तो ये भी एक समस्या है। पीएम सिंचाई योजना, बिल्कुल पीएम सिंचाई योजना भी आपकी आए हुए थे इन्हीं को सुधारने के लिए, तो वो सुझाव में आप लिखिए ना कि सुझाव ऐसी है, इसके हल के लिए मैं ये कर सकता, या स्कीम को जागरूक करे किसानों को, और नवयुवक को कृषि में लाया जाए, नए नए मशीनीकरण आधुनिकीकरण किया जाए कृषि का, बिल्कुल आप लिखिए। हाँ, इतना लिख लिए काफ़ी है, क्लियर है, रहने दे तो फिर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पॉइंट इसमें आप सोच के लिख सकते हैं। इस क्लास के बाद एक चार्ट अपलोड करवाए जाएंगे, बस उसे पढ़ना है और कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए वो ज़रूरी होंगे, तो मैंने क्लास में इंक्लूड नहीं करवाया। और भी कुछ क्लास लेनी है, आपकी टाइमिंग भी हो चुके हैं मेरे ख्याल से, टाइम हो चुका हो, टाइम की बात तो मैं 2 मिनट बाद भी करूँ, मैं ये बोलूँ आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है,
चैप्टर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग 5 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।